नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में चुनाव के बाद अब भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बार फिर से 2004 वाला नया खतरा मंडराता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश के अंदर चुनाव हुए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि दो ही पार्टियों ने बांग्लादेश में चुनाव लड़ा। एक आती है बीएनपी यानी कि खालिदा जिया की पार्टी, जिससे उसका बेटा प्रधानमंत्री बन गया, और दूसरी पार्टी आती है जमात इस्लामिक, जो हार गई है, पर पूरी तरीके से नहीं हारी है। वो केवल 3000 वोटों के आसपास से हारी है, पर उसने कहीं तो सीटें जीती होगी। अब जमात इस्लामिक ने जहां पर सीटें जीती हैं वो ऐसा इलाका है जो सीधे भारत के राज्यों के साथ में अपनी सीमा को लगाता है। यानी कि जमात इस्लामिक का पहला लक्ष्य होता है कट्टरता के साथ में इस्लामिकता को लेकर चलना, दूसरा लक्ष्य होता है डेमोग्राफी को पूरी तरीके से चेंज करना, और तीसरा कुरान का जो कानून है उसी को ये लेकर चलेंगे। लोकतांत्रिक चीजों को ये कुछ भी नहीं मानते हैं। अब आप जरा समझिए, जिन इलाकों में यानी कि बांग्लादेश के जिस इलाके में जमात इस्लामिक जीत के आई है वो सीधे तरीके से पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करता है, असम के साथ में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब इलाकों के साथ में अपना क्षेत्र साझा करता है। तो इसका एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ वापस एक बार फिर से मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2004 की उस घटना के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या ऐसी ही घटना को अंजाम देने की तैयारी एक बार फिर से जमात इस्लामिक कर सकता है, जिसकी वजह से भारत के अलग अलग कोने में दंगे फसाद हो और इसके अलावा बम विस्फोट करने जैसी कल्पना तक की जाती है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के ये चुनाव रहे हैं और इस चुनाव की वजह से भारत की तरफ कैसा खतरा है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 18 फरवरी को कल शाम को एक खबर निकल के आई जो बड़ी चौंकाने वाली है कि जमात के जो अधिकतर जीत हुई है ना, वो हुई है पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। ये जो हमारे भारत के राज्य हैं उसके आसपास इलाके में इसकी जीत हुई है। अब जरा आप यहाँ मैप में देखिए, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये किसका मैप है? ये बांग्लादेश का मैप है ना। और बांग्लादेश के मैप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको भारतीय राज्य भी अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप इन ग्रीन डॉट्स पे नजर डालिए। ये जो आपको ग्रीन कलर का इलाका दिखाई दे रहा है ये वो इलाका है जहां जमात इस्लामिक ने जीत हासिल करी है। यानी आप देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास में है, दूसरा अगर हम बात करें मेघालय, असम, त्रिपुरा, इन सब के पास वाला इलाका है। अब भारत का ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है पहले से ही घुसपैठियों की वजह से बड़ा परेशान है, क्योंकि ये बांग्लादेशी काम के बहाने भारत में घुस आते हैं, और जब भारत में आते हैं काम मिल जाता है, यहीं बस जाते हैं और यहीं की लड़कियों से विवाह करके बच्चा पैदा करते हैं, और बाद में जनसंख्या संतुलन बिगाड़ते हुए हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको कई बार दिया है कि ये त्रिपुरा एक ऐसा इलाका है जहां पर 65% गांवों के अंदर ज्यादातर ये बांग्लादेशी मियां मुसलमान घुसकर बैठे हुए हैं और ये लगातार यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने भी कुछ समय पहले ये चेतावनी दी थी कि आने वाले 2041 तक 50-50% जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी भारत के पूर्वोत्तर राज्य में। अब भारत पहले ही इन चीजों से जूझ रहा है, इधर जमात इस्लामिक आ गया। ये क्या करेगा? पहले इसके इलाके में ऐसी कोई हलचल करेगा जिसका असर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचना बहुत आसान है। अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश को भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, क्योंकि आज भी पूरे बांग्लादेश के आसपास जो भारत की बॉर्डर लगती है वहां पर फेंसिंग नहीं है, बाढ़ नहीं कर रखी है, क्योंकि नदी, गांव वगैरह, छोटे मोटे गांव हो गए हैं, नदी हो गए, खेत कुएं हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, इन इलाके से सीमा के रास्ते निकलते हैं, और इस वजह से हर जगह बीएसएफ मौजूद नहीं है, हर जगह फेंसिंग मौजूद नहीं है। इसीलिए कई सारे लोग भारत से बांग्लादेश के अंदर जाकर भी काम करके आते हैं, और कई सारे बांग्लादेश के लोग भारत में आकर मजदूरी करके चले जाते हैं। तो ये चीजें तो नॉर्मल चल रही हैं, और अब ये क्या करेंगे, जैसे ही सीमावर्ती इलाके में पहुंच गए हैं तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंदर दंगे फसाद करने की कोशिश करेंगे, उन्हें पैसा देंगे और यहाँ की लड़कियों से शादी करके बच्चे पैदा करवाने के लिए बोलेंगे। यानी कि जो गरीब है, जिसे पैसे की जरूरत है, उसे पैसा दे दिया गया, और ऐसे करके एक बड़ा बड़ा एनजीओ बनाने की ये कोशिश करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये बातें सारी हवा में हो रही है। नहीं, इसका एग्जाम्पल 2004 की वो घटना है कि ऐसा इन्होंने पहले भी किया था।
ये वही जमात इस्लामिक है जिसने एक टाइम बांग्लादेश बनने पे भी विरोध किया था, पर आज ये बांग्लादेश के अंदर चुनाव लड़ती है और 13% वोट लेके आती है। और वोट लेने के बाद में अब ये अपने काम के अंदर पूरी तरीके से एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, बांग्लादेश की पहले से ही नीति रही है, बांग्लादेश के जितने भी बड़े बड़े छोटे मोटे लीडर हैं या फिर बड़े लीडर हैं, उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट कई बार आ चुका है कि हम भारत के 7 सिस्टर को काटने की बात करते हैं और हम जरूर से काट के रहेंगे, क्योंकि भारत का चिकन ने काटना ही हमारा बड़ा लक्ष्य है। आप जरा सोचिए कि ये व्यक्ति यहां तक पहुंच गए हैं, तो ये भारत के 7 सिस्टर वाले इलाके में घुसना इनके लिए कौन सी बड़ी बात होने वाली है। तो ये तो इन दिनों इन चीजों को लेकर यहाँ पर एक्टिव रहेंगे। दूसरा, मणिपुर जैसे दंगे आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये कोई मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये बस आपकी आंखें खुलनी चाहिए कि कितनी हकीकत है इसको लेकर। अब आप जरा उस दौर को याद कीजिए जिस हकीकत घटना के बारे में अब मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रही हूँ। 1990 से लेकर 2005 का एक ऐसा दौर जो शायद भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक काला दौर रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश और ये आपको दिखाई दे रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य। इन सब का काला दौर था 1990 से लेकर 2005 के अंदर। क्यों? क्योंकि उस समय ये जो आपको असम राज्य दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक संगठन एक्टिव था जिसका नाम था ULF। एक ऐसा संगठन जिसका केवल एक मकसद था, कुछ भी करके भारत के अंदर दंगा भड़काना और कुछ भी करके असम को भारत से अलग कर देना। ये इनका काम था ULF वालों का। पहला लक्ष्य इनका यही था। दूसरा, जब इन्हें पता चला कि ये अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भारत की पुलिस एक्टिव है और यहाँ तक कि भारत की जो BSF है, आर्मी वगैरह है, वो भी बड़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, इस वजह से अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे। इन्होंने सोचा कि भारत में रहकर इसकी प्लानिंग करना बड़ी मुश्किल है, एक काम करते हैं, हम भारत से बाहर यानी कि बांग्लादेश के अंदर चले जाते हैं। अब ये यहाँ से असम से निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं? बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। कब की बात है ये? 2004 की बात है। जब ये बांग्लादेश के अंदर पहुंचते हैं तो उस समय बांग्लादेश की PM कौन थी? खालिदा जिया। वो खालिदा जिया जिसने हमेशा भारत के विरोध में बयानबाजी करने का काम किया और पाकिस्तान के समर्थन में ही अपने पक्ष रखा। वो खालिदा जिया जो हमेशा चाहती थी कि भारत के अंदर दंगे हो, बम ब्लास्ट हो, इस प्रकार की कार्रवाई हो, और ऐसे वांछा रखने वाले 2005 के अंदर बांग्लादेश में भी दंगे हो जाते हैं और बांग्लादेश के अंदर भी बम ब्लास्ट हो जाता है। खैर वो बातें अलग हैं, हम कभी बांग्लादेश को और डीपली जानेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब 2004 के अंदर ये लोग यहाँ से निकल के यहाँ आ जाते हैं और बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाके में पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ ये क्या करते हैं? हथियार इकट्ठा करते हैं। हथियार कहां से आते हैं? जमात इस्लामी इन्हें हथियार देता है। अब आपको ये कनेक्शन अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब भारत के अंदर दंगे करने का काम आ रहा है, भारत में कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करने का काम आ रहा है, उस समय सबसे पहले आगे कौन सा संगठन निकल के आया? जमात इस्लामिक निकल के आया। जमात इस्लामिक ने इनको हथियार दिए। थोड़े बहुत हथियार पाकिस्तान से आए, थोड़े बहुत हथियार म्यांमार के रास्ते से होते हुए चाइना ने दिए हैं बांग्लादेश को। और यहाँ बांग्लादेश के अंदर जो ULF के जो कार्यकर्ता बैठे हुए थे वो और उनके साथ में कुछ जमात इस्लामिक के व्यक्तियों ने मिलकर यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चलाना शुरू कर दिया और ट्रेनिंग दी और इतने ज्यादा हथियार इकट्ठे किए कि एक दिन ऐसा दौर आया कि इन्होंने हथियार भर लिए ट्रकों के अंदर। और इन्होंने 1 अप्रैल 2004 का वो रात की 2 बजे का दिन पूरी तरीके से, माफ कीजिएगा, रात की 2 बजे इन्होंने पूरी तरीके से डिसाइड करी और बोला कि अब हमें भारत के अंदर एंट्री करना है, भारत के पूर्वोत्तर में दंगे भड़काने हैं और साथ ही भारत का जो दक्षिणी इलाका है उसके अंदर भी दंगे भड़काने का काम करना है, जिसकी वजह से भारत को बड़ी दुविधा होगी। और जब भारत सरकार यहाँ इन चीजों को देखने में लगी होगी तब हम असम और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को काटते हुए अलग कर देंगे। ये इनकी पूरी मंशा थी। हालांकि ये चिटगोंग वाले इलाके से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बांग्लादेश का एक चिकन नेक है और ये दूसरा चिकन नेक है। इसको कहते हैं श्रीरंगपुर और इसको कहते हैं चटगांव या चिटगोंग भी इसको कहा जाता है। तो इस वाले इलाके से जब यहाँ से ट्रक निकल के जा रहा था तो पुलिस वालों ने ट्रक पकड़ ली और बाद में जब सरकार चेंज होती है, यानी कि 2006 तक खालिदा जिया थी और उसके बाद जब सरकार चेंज होती है और 2009 के आते आते यहाँ पर शेख हसीना की सरकार जैसे बनती है तो शेख हसीना उन सब कैंप को बंद करवा देती हैं और उन कैंप को बंद करवाने के बाद में जो व्यक्ति जमात इस्लामी का निकला था उनको भी पकड़ती हैं, जो कैंप के अंदर ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे उनको भी पकड़ती हैं और इन सब को ले जाकर किसे सौंप देती हैं? भारत सरकार को, यानी कि हमें सौंप देती है। और जब भारत सरकार को सौंप दिया जाता है तो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में बड़ा
बड़ा ज्यादा सुधार देखने को मिलता है। और उसके बाद में इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ अपनी नजर उठा के देखें, क्योंकि पहले से ही शेख हसीना एक्टिव है जो कि भारत का अच्छा चाहती है, और इधर जो है भारत सरकार भी पूरी तरीके से अच्छे से वर्क कर रही है, और इसलिए पूरी तरीके से शांत हो गया। अब ये मत समझना कि ULF जो संगठन है वो अभी शांत है, बिल्कुल शांत है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार की सरकार नहीं है। और अब एक बार फिर से खालिदा जिया का बेटा यहाँ पर आ चुका है, मतलब ऐसा कुछ जरूर होगा। और जमात इस्लामी खास करके बॉर्डर वाले इलाके में आ चुकी है, तो आप समझ सकते हैं क्या 2004 वाले दंगे जो इन्होंने करवाने की कोशिश करी थी उससे लेकर एक बार फिर से ये यहाँ पर एक्टिव होते दिखाई देंगे। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि 1941 में जब जमात इस्लामी का गठन किया गया, गठन कहाँ हुआ? भारत के अंदर, यानी कि जब विभाजन नहीं हुआ था भारत का, लाहौर वाले क्षेत्र में इनका गठन हुआ, और इन्होंने उस समय एक ही लक्ष्य रखा था, शरिया कानून लागू करना कुछ भी करके, और दूसरा लक्ष्य है इनका कुरान के आदेश पर चलना, यानी कि इस्लामिकता को पूरी तरीके से बढ़ावा देना। अब ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंदर इस्लामिकता को बड़ी तेजी से बढ़ावा देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आज दुनिया का सबसे अगर तेजी से बढ़ता हुआ कोई धर्म है तो वो केवल इस्लाम धर्म है। इस बांग्लादेश के अंदर तो पहले से इस्लाम धर्म है, और अब इनकी नीति गीति चल रही है भारत के पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र के अंदर, आप समझ सकते हैं। और इसी ढाका से एक दिन आवाज आई थी कि अगली बार युद्ध इस तरफ से नहीं बल्कि इस तरफ से होगा। तो आप जरा इन बातों को थोड़ा सा गौर कीजिए और इन चीजों को लेकर चलिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की यही मानसिकता, इसने कई बार ग्रेटर बांग्लादेश जैसे नक्शे जारी किए और दूसरे देशों के जो लोग आए हैं उन्हें भी ऐसा ही गिफ्ट किया है। तो अब आप क्या सोचते हैं जमात इस्लामिक को लेकर? क्या ये एक बार फिर से हिम्मत करेगा 2004 जैसी प्लानिंग करने के लिए? अभी एकदम तुरंत तो नहीं हो सकता है, पर कुछ ही समय में ये ऐसी एक्टिविटी जरूर करेंगे, क्योंकि आज हम POK के अंदर जाके देखते हैं, आतंकियों के कैंप आपको दिखाई देते हैं। कल से ऐसा ना हो कि हम बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर एंट्री करें तो वहां पे भी आपको नए प्रकार के कैंप दिखाई दे। आप जो भी सोचते हैं जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव AI को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन कर रखा है मैंने, सबसे पहले वाला एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके आपको टाइप करना है नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और मोबाइल नंबर डालने पर जो OTP आएगा वो आपको डालना है, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि AI बड़ा महत्व है, और आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर भी AI सबमिट हो रही है, तो AI को जरूर से सीख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इसका ही बड़ा महत्व रहने वाला है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।